कुल रक्षण हेतु महाबलिदान। पिछली प्रस्तुति में हमने देखा था कि किस तरह शक्ताल मंत्री के कारण राजा से इनाम नहीं मिलने पर वररुचि ने अपने मन में मंत्री के खिलाफ वैर की गांठ बांध ली थी। वररुचि ने उस नगरी के लोगों को ठगने के भी प्रयत्न किए, लेकिन शक्ताल मंत्री ने हर बार उसे पकड़वा दिया, जिस कारण वररुचि को अत्यंत आघात लगा और वो वैर एवं बदले की आग में जलने लगा। एक बात यह समझने जैसी है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी किसी के गुण नहीं देख सकता, उसे सर्वत्र दोष ही दिखाई देते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या यानी कि जेलेसी की भावना होती है, उस व्यक्ति में रहे गुणों को देखने के लिए ईर्ष्यालु व्यक्ति अंधा ही हो जाता है। खैर, आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। प्रस्तुत है आचार्य स्थूलीभद्र का एपिसोड 2। समय बीतने लगा। श्रेयक की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता परिपक्वता को जानकर शक्ताल मंत्री ने किसी सुयोग्य कन्या के साथ उसका विवाह करने का निश्चय किया। मंत्री शक्ताल ने सोचा कि श्रेयक के लग्न प्रसंग पर महाराजा मेरे घर पर पधारेंगे, अतः उन्हें योग्य भेंट देनी चाहिए। इस प्रकार विचार करके मंत्री ने महाराजा को अति प्रिय ऐसी शस्त्र सामग्री यानी कि वेपन्स देने का निश्चय किया। सरप्राइज गिफ्ट कह सकते हैं। कई बार सरप्राइजेस भारी पड़ जाते हैं, इस केस में भी ऐसा ही हुआ और तत्काल ही मंत्री ने अपने महल में नवीन यानी कि नए शस्त्रों के निर्माण के लिए योग्य कारीगरों को बिठा दिया। बड़ी संख्या में वे कारीगर शक्ताल मंत्री के महल में अनेक प्रकार की शस्त्र सामग्रियां तैयार करने लगे। वररुचि को इस बात का पता लग गया कि मंत्री अपने महल में शस्त्र सामग्री तैयार कर रहा है। बस इस बात का पता लगते ही मंत्री को खत्म करने के लिए वररुचि ने षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। नगर के छोटे छोटे बच्चों को खाने पीने की सामग्री प्रदान कर वररुचि सभी बच्चों को एक श्लोक सिखाने लगा। वररुचि के सिखाने के अनुसार वे बच्चे बोलने लगे, न स वेत्ति राजा सौ शक्तालह किम करिष्यति व्यापाध्यानंदम तदराज्य श्रियकम स्थापयिष्यति। अर्थात राजा को इस बात का पता नहीं है कि ये शक्ताल क्या करेगा, वो तो नंद राजा को मरवा कर उसकी गद्दी पर श्रेयक को बिठा देगा। हर स्थान पर ये बच्चे श्लोक बोलने लगे। जब प्रजाजनों के माध्यम से राजा को इस बात का पता चला, तब राजा ने सोचा, बालकों का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जिस तरह दिन में चमकने वाली बिजली निष्फल नहीं जाती, रात्रि में हुई गर्जना कभी निष्फल नहीं जाती, उसी प्रकार बालक का वचन और देव का दर्शन भी निष्फल नहीं जाता है। बालकों के वचन की सत्य प्रतीति कराने के लिए राजा ने अपने किसी गुप्तचर को शक्ताल मंत्री के घर भेजा। गुप्तचर ने आकर राजा को सत्य समाचार दिए कि महाराज, महामंत्री के घर पर शस्त्रों का निर्माण चालू है। शस्त्र निर्माण की बात को सुनकर गहराई में उतरे बिना राजा ने मनोमन निश्चय कर लिया कि शक्ताल मंत्री मुझे खत्म करने के लिए ही शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। राजा ने पक्का निर्णय कर लिया कि मंत्री मेरा दुश्मन ही है। अगले दिन जैसे ही मंत्री ने राजसभा में प्रवेश किया, वैसे ही मंत्री के आगमन को जानकर राजा ने तुरंत ही अपना मुंह मोड़ लिया। ज्ञानी व्यक्ति अपने खिलाफ हो रही हर चीज को पूर्व में पहचानने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार राजा के इस बर्ताव को समझने में शक्ताल मंत्री को जरा सी भी देर नहीं लगी और वो अपने घर लौट आया। उसने सोचा, अवश्य ही मेरे किसी दुश्मन ने राजा के कान फूंक दिए, और राजा तो वैसे भी कान के कच्चे होते हैं, अतः अब निकट भविष्य में मेरे परिवार पर भयंकर आपत्ति आ सकती है। आवेश में अंध बनने पर राजा शायद मेरे संपूर्ण कुल का विनाश भी करा सकता है, अतः अब किसी भी उपाय से मुझे अपने कुल का विनाश अवश्य रोकना चाहिए। इस प्रकार विचार कर मंत्री अपने कुल के विनाश को रोकने का उपाय सोचने लगा। काफी लंबे समय तक सोचने पर आखिरकार मंत्री को एक उपाय मिल गया। शक्ताल मंत्री ने अपने पुत्र श्रेयक को बुलाकर कहा, बेटा, आज मेरे किसी पापोदय से अपने कुल के विनाश का प्रसंग उपस्थित हुआ है, अतः उसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। श्रेयक ने कहा, पिताजी क्या बात है? शक्ताल मंत्री ने श्रेयक को बताया कि बेटा, बात इस प्रकार है कि मुझे लगता है किसी द्वेषी व्यक्ति ने जाकर राजा के कान फूंक दिए। आज जब मैं राजसभा में गया, तब राजा ने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया। मुझे संदेह है कि राजा हमारे संपूर्ण परिवार का नाश कर सकता है, अतः किसी भी उपाय से इस कुल के विनाश से बचना जरूरी है। श्रेयक ने कहा, पिताजी, राजा को ही पूछ लेते हैं कि हमने कौन सा ऐसा अपराध किया है। शक्ताल मंत्री ने श्रेयक को समझाया, बेटा, ये बात अभी शक्य नहीं है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। राजा लोग कान के कच्चे होते हैं, सत्य परीक्षण के लिए उनके पास धैर्य नहीं होता है, और अब राजा मेरी बात सुनेगा ऐसा अवसर नहीं रहा है। हम अक्सर दुनिया में या फिर अपने निजी जीवन में भी देखते ही है, क्रोध में या आवेश में व्यक्ति किसी की भी नहीं सुनता। सत्य क्या, झूठ क्या, उसे कुछ समझ नहीं आता। श्रेयक ने कहा, पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। अपने कुल को बचाने के लिए मैं अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी तैयार हूँ। पिताजी, बताइए क्या आज्ञा है? शक्ताल मंत्री ने प्रेम पूर्वक पूछा। बेटा, अपने कुल के विनाश को बचाने के लिए मैंने जो योजना तैयार की है, उसमें तू अपना सहयोग देगा ना?
श्रेयक ने कहा, पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका समर्पित पुत्र हूँ। आपकी आज्ञा के पालन के खातिर मैं अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार हूँ। मंत्री ने पूछा, बेटा फिर तू बदल तो नहीं जाएगा ना? श्रेयक ने विनयपूर्वक वचन दिया, नहीं पिताजी। मंत्री ने गंभीरता से कहा, बेटा मैं ऐसे भी वृद्ध हो चुका हूँ और अपनी मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। जहाँ तक मेरा सोचना है, अपने कुल के रक्षण के लिए मेरा बलिदान अत्यंत जरूरी है। मंत्री ने अपनी योजना बताई। श्रेयक ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, नहीं पिताजी, बलिदान आपका नहीं मेरा हो। श्रेयक को समझाते हुए शकटाल मंत्री ने कहा, बेटा मैं राजा के मंत्री पद पर हूँ, परंतु राजा के दिल में मेरे प्रति अब विश्वास नहीं रहा। लेकिन तू राजा के अंगरक्षक पद पर है और विश्वास पात्र भी है। अतः कल जैसे ही मैं राजसभा में राजा को प्रणाम करने के लिए अपना सर झुकाऊं, वैसे ही तुम मेरे मस्तक को अपनी तलवार से उड़ा देना। श्रेयक फिर से आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा, पिताजी पितृ हत्या का ये घोर पाप मुझसे संभव नहीं है। इसके बजाय तो मैं ही क्यों ना आत्महत्या कर लूं। बेटा तेरी मौत से कुल के विनाश को बचाना संभव नहीं है, ये शकटाल मंत्री ने समझाया। राजा की दृष्टि में मैं गुनहगार हूँ और तुम निर्दोष हो, और पितृ हत्या का तुम जो सवाल उठा रहे हो उसका भी मैंने उपाय ढूंढ लिया है। राज्यसभा में प्रवेश करने के बाद मैं अपने मुंह में विष की गोली डाल दूंगा। उस विष के प्रभाव से ऐसे भी मैं मरने वाला हूँ, अतः मेरी गर्दन पर प्रहार करने पर भी तुम पितृघातक नहीं गिने जाओगे। श्रेयक अपने पिता के मस्तक को छेदने के लिए तैयार नहीं था, परंतु पिता के वचन के खातिर उसे अनिच्छा से भी ये बात स्वीकारनी पड़ी। रात्रि व्यतीत हुई और दूसरे दिन शकटाल मंत्री ने राज्यसभा में जाने के लिए प्रयाण किया। उसे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही थी, इसीलिए अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए उसने प्रभु का नाम स्मरण किया। तत्पश्चात राज्यसभा में प्रवेश करने के बाद उसने अपने मुंह में विष यानी कि पॉइजन डाल दिया। महाराजा के निकट पहुंचने के बाद मंत्री ने राजा के चरणों में प्रणाम किया, परंतु उसी समय राजा ने अपना मुंह फेर लिया और उसी क्षण श्रेयक ने अपनी नंगी तलवार से शकटाल मंत्री का अपने स्वयं के पिता का सर धड़ से अलग कर दिया। मंत्री का मस्तक देह से अलग होकर नीचे गिर पड़ा और चारों ओर खून ही खून हो गया। एक अंगरक्षक पुत्र के द्वारा अपने ही पिता मंत्री की हत्या के दृश्य को देखकर राजा के आश्चर्य का पार नहीं रहा। राजा ने श्रेयक से पूछ लिया, ये तूने क्या कर डाला श्रेयक? श्रेयक ने कहा, राजन, जो मेरे स्वामी का द्रोही हो वो मेरे लिए हत्या का पात्र है, फिर वो चाहे मेरे पिता भी क्यों ना हो। श्रेयक के दिल में राज्य के प्रति रही वफादारी को जानकर राजा के आश्चर्य का पार नहीं रहा। राजा ने मन ही मन में सोचा, श्रेयक ने अपने प्राणों से प्यारे पिता की भी हत्या कर दी। अवश्य ही इस घटना के पीछे कोई भेद होना चाहिए। राजा ने आग्रह करके श्रेयक को पूछा, श्रेयक, मेरे प्रति तू पूर्ण वफादार है, इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं है, परंतु पिता की हत्या के पीछे कुछ रहस्य अवश्य होना चाहिए। राजा की यह बात सुनकर श्रेयक ने अवसर देखकर सत्य को प्रकट करते हुए कहा, राजन, मेरे पिता जीवन पर्यंत आपके प्रति पूर्ण समर्पित और वफादार रहे हैं और आपके दिल में भी उनके प्रति पूर्ण प्रेम और आदर भाव था, परंतु पिछले 2 दिनों से उन्होंने ये अनुभव किया कि आपके दिल में उनके प्रति रहा विश्वास उठ गया है। आपके हृदय में रहा प्रेम का झरना सूख गया है और इस घटना से वो समझ गए कि अवश्य ही किसी द्वेषी ने आकर आपके कान फूंके हैं। सत्य की परीक्षा करने के बजाय आप तत्काल ही संपूर्ण कुल के विनाश के लिए आदेश न कर दे, इसके पूर्व ही उन्होंने मुझे आज्ञा कर दी कि अपने कुल को बचाने के लिए मैं स्वयं विष भक्षण कर लूंगा और तुम राज्यसभा में मेरा मस्तक उड़ा देना। श्रेयक की यह बात सुनकर राजा एकदम चौंक गया। राजा ने पूछा, लेकिन श्रेयक, क्या तेरे घर पर शस्त्रों का निर्माण नहीं हो रहा था? श्रेयक ने सत्य को उजागर करते हुए कहा, हाँ महाराज, हो रहा था। नंद राजा ने शस्त्र निर्माण के पीछे का कारण पूछा तो श्रेयक ने उत्तर दिया, राजन, निकट भविष्य में ही मेरे विवाह का प्रसंग आ रहा है और उस प्रसंग पर मेरे पिताजी यानी कि शकटाल मंत्री आपको आपके अति प्रिय ऐसे शस्त्रों की अमूल्य भेंट देना चाहते थे, इसीलिए नए शस्त्रों का निर्माण कार्य चल रहा था। श्रेयक की ये बात सुनकर राजा स्तब्ध हो गया। वो एकदम शोक सागर में डूब गया और उसे अपनी भूल समझ में आ गई। राजा ने सोचा, मेरे हाथों ये कैसी गंभीर भूल हो गई है। राज्य के प्रति पूर्ण वफादार ऐसे शकटाल मंत्री की हत्या हो गई है। राजा के पश्चाताप का पार नहीं रहा। नंद राजा ने उसी क्षण उस दुष्ट वर रुचि को देश निकाले की सजा कर दी और उसके बाद राजा ने अत्यंत ही आदर और सम्मान के साथ शकटाल मंत्री का अग्नि संस्कार करवाया। यहाँ एक बात समझने जैसी है कि अधूरा सच 100 झूठ से भी ज्यादा खतरनाक अंजाम दे सकता है।
कभी भी किसी भी चीज के लिए कोई भी अभिप्राय बनाने से पहले एक बार उस चीज की, उस बात की, उस व्यक्ति की पूर्ण सच्चाई जान लेनी चाहिए। उससे महाविनाश से बचा जा सकता है। क्रोध अथवा आवेश में कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उसका नुकसान इतना हो सकता है कि जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। साथ ही कुल को बचाने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो तैयारी रखनी चाहिए। अगली प्रस्तुति में हम देखेंगे कि किस तरह भोग सुखों में डूबे हुए शकटाल मंत्री के बड़े पुत्र स्थूलभद्र के मन में वैराग्य भाव प्रकट होते हैं। आखिर क्यों वे महान पराक्रमी कहलाए जाते हैं, देखेंगे अगले एपिसोड में। जय जिन शासन, जय महावीर।